हाँ तो बच्चों, आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और हमने कूलम्ब्स लॉ भी उसके अंदर देखा था। तो कूलम्ब्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस, चाहे वो अट्रैक्टिव हो रिपल्सिव हो, उनका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने देख लिया था। उसके ऊपर कुछ सवाल भी किए थे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर उसी से रिलेट करते हुए मैं एक सवाल यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आया था। और ये सवाल ऐसे बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस है जो कि आइडेंटिकल है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 8 × 10⁻³ न्यूटन फोर्स से, और उन दोनों चार्जेस को किसी एक मेटेलिक वायर के थ्रू जोड़ दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। और वो कनेक्ट करने के बाद वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 9 × 10⁻³ न्यूटन फोर्स से। तो दोनों स्फेरिकल जो बॉडीज है जिन पे, तो उन पर कितना चार्जेस है वो आपसे पूछा है। तो बड़ा कोई टफ सवाल नहीं है, बड़ा इजी है। देखते हैं क्या है क्या नहीं है। 2 पॉइंट चार्जेस है सपोज, और बेटा इसके अंदर एक चीज और ये भी थी इस सवाल के अंदर कि जो 2 पॉइंट चार्जेस है ये एक दूसरे से 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज तेरा Q1 ये रहा और दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 ये रहा। दोनों के बीच का सेपरेशन हमको 3 मीटर दे रखा है और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता था, तो हमने पॉजिटिव मान लिया। तो और किस फोर्स से रिपेल कर रहा है बेटा? ये कर रहा है 8 × 10⁻³ न्यूटन के फोर्स से, और ये फोर्स आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। बड़ा इसको और सोल्व करूं तो 8 × 10⁻³ इज इक्वल टू K को मैं लिख दूंगा 9 × 10⁻⁹। सॉरी बेटा, 9 × 10⁻⁹ नहीं, हाँ 10⁻⁹ ही होता है। Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर 9 था, 9 से 9 कैंसिल हो गया। सो आपके पास Q1 Q2 की जो वैल्यू आई है 8 × बड़ा, ये इधर जाएगा तो 10⁻⁹ हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा। -9 + 3 होता है मेरे बच्चे 10⁻⁶। 8 × 10⁻⁶, ये आपके पास Q1 Q2 आ गया। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर आपसे बोला गया है कि इन दोनों चार्जेस को बेटा क्या कर दिया है? मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया है और फिर वो रिपेल कर रहे हैं। तो बेटा मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया है, तो अब आपका जो F' है वो कितना है? 9 × 10⁻³ न्यूटन। जब मेटल वायर से कनेक्ट कर दोगे बच्चों, तब चार्जेस कुछ और हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? आइडेंटिकल है। तो बेटा आपको लेक्चर नंबर 1 में जब मेरा मेथड ऑफ चार्जिंग सिखाया था, तो मैंने वहां पर आपको 2 बॉडीज को जब पुनः टच करवाया था और बोला था कि ये आइडेंटिकल हुआ तो चार्जेस जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इक्वल डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो उसी तरह से बेटा यहाँ पर भी ये 2 चार्जेस, जहां पे पहले Q1 था, अब ये हो जाएगा Q1 + Q2 / 2। ये पहला पॉइंट चार्ज, दूसरा पॉइंट चार्ज भी हो जाएगा Q1 + Q2 / 2। और अभी भी सेपरेशन तो 3 मीटर ही है मेरे बच्चे। तो अब जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 9 × 10⁻³ इज इक्वल टू K का मतलब 9 × 10⁹ Q1 Q2। अब इस बार Q1 क्या है? Q1 + Q2 / 2। Q2 है Q1 + Q2 / 2। तो मैं इसको लिख दूंगा Q1 + Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 × सेपरेशन का स्क्वायर। सेपरेशन का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे देखें 9 × 4 कितना हो जाएगा? 36 × 10⁻। बड़ा ये 9 था, नीचे आएगा तो 9, ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा। -9 और -3 -12 इज इक्वल टू Q1 + Q2 का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको यहाँ तक बात तो समझ में आ गई होगी। बेटा अब यहाँ से थोड़ी सी स्थिति खराब हो सकती है, तो देखिएगा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। Q1 - Q2 के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4
Q1 Q2 चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं। मैंने नहीं कहा कि ऐसे लिख सकते, पहले चेक करते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसका स्क्वायर करोगे Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2, इसका करोगे Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर, वो तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2Q1 2Q2 माइनस 4Q1 Q2। बेटा आप सोल्व करोगे तो माइनस 2Q1 Q2 आ रहा है, मतलब हमारे जो हमने इक्वेशन लिखी है वो सत्य लिखी है, एकदम सही लिखी है। तो मेरे बच्चे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट रुकिएगा, हाँ ये हो जाएगा आपका 36। तो 36 इंटू 10 की पावर माइनस 12 माइनस 4 एज इट इज मेरे बच्चे। Q1 कितना है आपके पास, Q1 Q2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आप लिख दोगे 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6। बेटा मेरे को जहां तक लगता है यहां पर है ना, यहां पर भी -3 ही होगा, यहाँ -3। तो इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस का 12, तो यहाँ -12, तो मेरे बच्चे यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस का 12, और माइनस का 12 आ जाएगा तो इसको सोल्व करेंगे तो 36 इंटू 10 की पावर माइनस 12 माइनस 32 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो बेटा ये तो है आपका Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। बेटा 36 में से 12 जाएंगे तो ये आपके बच जाएंगे 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 आया बेटा, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 आ गया। ठीक है बच्चों, ये है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। इसको और आगे सोल्व करें तो बेटा मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से रब कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए यार बच्चों। तो देखिएगा बच्चों, यहां पर ये आया है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर था, तो बेटा ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है बच्चों, और Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इतना था, तो यहां से मेरे बच्चे मैं Q1 प्लस Q2 लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं, स्क्वायर इधर जाएगा तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो मेरे बच्चे Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6। बड़ा ये तो कैंसिल आउट हो गया, सो 2Q1 इज इक्वल टू, ऐड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6। सो Q1 की वैल्यू आ गई आपके पास 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। इस Q1 को इस इक्वेशन में पुट करो, या इस इक्वेशन में पुट करो, या फिर यहां पुट करो। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। जैसे 1 में पुट करूंगा तो मेरे बच्चे आ जाएगा Q2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 8 इंटू, है ना बेटा, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये कैंसिल आउट हो गया, 4 से कितनी बार हो गया, 2 बार। सॉरी यहाँ -12 था बेटा, तो एक और 10 की पावर माइनस 6 बच जाएगा। सो Q2 भी आपके पास जो आया वो आया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ये आपसे यही तो पूछा था कि Q1 और Q2 कितना होगा। आई थिंक मेरे बच्चों आपको यहाँ तक की जो बात है वो क्लियरली समझ में आ गई होंगी। हाँ तो बच्चों आपको वो चीज़ समझ में आ गया होगा, वो क्वेश्चन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, है ना, अच्छा सवाल था। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चे, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं बेटा, है ना। वेक्टर फॉर्म, बेटा वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम किसको, कूलम्स लॉ को। देखिएगा समझेगा अच्छे तरीके से, है ना बेटा। मान लीजिए ये आपका कोई चार्ज है Q1 और यहां पे एक चार्ज है आपका Q2। मैंने बोला Q2 का पोजीशन, मैंने बोला Q2 का पोजीशन Q1 के रेस्पेक्ट में वो कितना दे रखा है आपको, R वेक्टर दे रखा है। बड़ा याद करो, मोशन इन 1D के अंदर हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था। हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, उसमें बताया था किसी की भी पोजीशन बताने के लिए, किसी भी बॉडी की या किसी पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए हम पोजीशन वेक्टर का यूज किया करते थे। तो मैंने वही बोला, यहाँ पे Q2 का
पोजीशन Q1 के रेस्पेक्ट में कितना है, R वेक्टर है। ठीक है बच्चों, ये Q1 तो मैं निकाल रहा हूं बेटा फोर्स किस पे निकाल रहा हूं, Q2 पे। तो बेटा मैं निकाल रहा हूं मेरे बच्चे फोर्स ऑन Q2। ठीक है बेटा, तो बेटा फोर्स ऑन Q2 वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड तो क्या ही लिखेंगे हम, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मेरे बच्चे फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, Q2 पर। तो Q2 का पोजीशन वेक्टर आपको R वेक्टर दे रखा है, तो जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है तो हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे यूनिट वेक्टर Q2 के लिए यूनिट वेक्टर आ जाएगा आपका R कैप। सो F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R कैप को मैं लिख सकता हूं R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मेरे बच्चों को और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R कितना हो जाएगा बच्चों, R क्यूब, और ये R वेक्टर हो जाएगा। ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म। बड़ा ध्यान रखना मैंने यहाँ पे जो फोर्स लिखा है किस पे लिखा है, Q2 पे लिखा है। फोर्स किस पे लिखा बच्चों, Q2 पे लिखा है। तो अब आप देखना Q2 पर जो फोर्स आया वो क्या आया, R वेक्टर की तरफ आया, R वेक्टर की तरफ आया। सर ऐसा क्यों बोल दिया आपने, क्योंकि दोनों चार्जेस कैसे हैं, सेम नेचर के हैं, या फिर बोल सकते हो आप पॉजिटिव हैं। तो बेटा Q2 पे लगने वाला फोर्स किधर की तरफ है, R वेक्टर की तरफ। सर क्या बोल दिया आपने, बेटा मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो ये Q1 Q2 है ना, इसको आप कैसे लिखेंगे, साइन के साथ लिखेंगे। तो विद साइन लिखेंगे मेरे बच्चे, कैसे लिखेंगे, विद साइन। जैसे कि इसको और अच्छे से समझाता हूं। आप अगर मान लीजिए Q1 Q2 पॉजिटिव है, तो Q2 पे लगने वाला फोर्स R वेक्टर की तरफ होगा, R वेक्टर की तरफ होगा। Q1 Q2 नेगेटिव है, Q1 Q2 क्या है, नेगेटिव, तब भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। तो मैंने बोला Q2 पे लगने वाला फोर्स तब भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो तब भी फोर्स R वेक्टर की तरफ ही लगेगा। क्लियर। अब मैंने बोला अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है, Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव Q1 नेगेटिव, ऐसा कुछ है, तो बेटा ये यहां पर आ जाएगा माइनस। तो ये माइनस बेटा आप यहां पर इसको अरेंज करेंगे तो मैं बोलूंगा कि जो ये फोर्स लग रहा है Q2 पे, जो फोर्स लग रहा है वो R वेक्टर की तरफ नहीं है, R वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है, R वेक्टर के अपोजिट। इसलिए याद रखना जब भी वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो Q1 Q2 को विद साइन लिखना है। ठीक है, जो चार्जेस है ना, पॉइंट चार्जेस, उनको विद साइन लिखना है। और यहां पे जो आपने ये लिखा है वेक्टर, इस वेक्टर में बेटा दो चीजें छुपी हुई है। एक तो इसकी पूंछ है, पूंछ को जिसको हम अंग्रेजी में टेल बोलते हैं, और बेटा एक इसका हेड है, और बेटा सर, तो सर को अंग्रेजी में हेड बोलते हैं। तो टेल किधर की तरफ होगा और हेड किधर की तरफ होगा मैं आपको बता देता हूं। टेल वहां होगा जिसकी वजह से आप फोर्स फाइंड आउट कर रहे हो, जिसकी वजह से आप फोर्स फाइंड आउट कर रहे हो। मतलब टेल कहां होगा, टेल उस पॉइंट चार्ज पे होगा जिस पॉइंट चार्ज की वजह से आप फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हो। हेड कहां होगा, हेड उस पॉइंट चार्ज पे होगा जिस पर, जिसकी वजह से नहीं, जिस पर आप क्या करना चाहते हैं बेटा, फोर्स निकालना चाहते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हो टेल कहां पर होगा, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से, अरे वाह, मतलब जिसकी वजह से वो वाला पॉइंट चार्ज पे आपका क्या होना चाहिए बच्चे, आपका पूंछ होनी चाहिए। और जिस पर निकाल रहे हैं, जिस पर, उस पॉइंट चार्ज पे आपका क्या होना चाहिए, उस पॉइंट चार्ज पर उस वेक्टर का हेड होना चाहिए। बट आप दैट्स इट, यही आपका क्या है, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसको बेटा मैं एक क्वेश्चन से भी समझा सकता हूं, है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे और आपको बेटर फील आएगी बेटा कि आपने वेक्टर फॉर्म में वो कैसे दिखा। मान लीजिए ये एक पॉइंट चार्ज है 1 माइक्रो कूलम का, और इधर एक चार्ज है बेटा
2 माइक्रोकुलम। ठीक है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4। 1, 2, 3, उसके कोऑर्डिनेट 2, 3, 4। तो आपसे पूछा गया है फाइंड दी फोर्स। कौन सा फोर्स बच्चे? इलेक्ट्रिक फोर्स। बेटा चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना। तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है ऑन। बेटा यहां पे देखना, ऑन किस पर? -2 माइक्रोकुलम पर। और बेटा ये जो फोर्स है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। तो बेटा क्या करेंगे? सर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आर वेक्टर निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर किसकी तरफ होगा? आर जिस पर निकाल रहे हैं उधर की तरफ वेक्टर होगा बेटा, ऐसे। और इसको बोल रहा हूं आर वेक्टर। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही तो बेटा आपका इस पोजीशन में से इस पोजीशन को माइनस करोगे तो आपके पास आर वेक्टर मिल जाएगा। अरे हाँ ना बोलो यार। तो बेटा 2 में से 1 जाएगा तो आई कैप, प्लस 3 में से 2 जाएगा तो जे कैप, प्लस 4 में से 1 जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा तो के कैप। ये तो आपका आर वेक्टर आ गया। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा मैं बहुत इजीली लिख सकता हूं, ये आपने सीख रखा होगा। इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका √3। तो बेटा आपको फोर्स लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो K 9 × 10⁻⁹, Q1 10⁻⁻6, Q2 माइनस का 2 × 10⁻⁻6। बेटा मैंने पहले सिखा दिया था आपको विद साइन लिखना है। तो बेटा आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका मतलब इस -2 माइक्रोकुलम पे लगने वाला फोर्स आर वेक्टर की तरफ नहीं होगा, आर वेक्टर के जस्ट अपोजिट होगा, है ना बेटा। मजा आ गया कि नहीं? समझ में आ गया हो बेटा आपको? अपॉन आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, तो √3 का क्यूब करोगे तो 3 × आर वेक्टर। आर वेक्टर आर वेक्टर ये रहा बेटा, कितना है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बेटा इसको सोल्व करते रहना आप लोग, ठीक है। 3 से काट दो, इसको 3 बार काट दो, और 3 × 2 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। बेटा सोल्व करते रहना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। बेटा अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है बच्चों। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है क्या नहीं होता, देखते रहें बेटा, इसको समझते हैं। जैसे कि सुनिएगा, मान लीजिए यहां पे आपका एक चार्ज है, ये चार्ज है Q, और इधर है एक चार्ज Q1। ये Q1 इस Q को क्या करेगा मेरे बच्चे? रिपेल करेगा यार, बेटा ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। सपोज किस फोर्स से किया? F1 वेक्टर फोर्स से इसको रिपेल किया। यहां पे अगर कोई दूसरा चार्ज Q2 आ जाएगा तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, Q2 भी क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। सपोज कितना फोर्स है? F2 वेक्टर फोर्स से। तो मैं आपको यहां पे ये चीज बताना चाहता हूं कि अगर Q2 आ गया, बेटा Q1 तो Q को F1 फोर्स से रिपेल कर ही रहा था, है ना। तो Q2 के आ जाने से, Q2 अगर मान लो Q2 आ गया तो Q2 भी क्या कर रहा है? उसको रिपेल कर रहा है। तो Q2 के आ जाने से बेटा Q1 Q पे जो फोर्स लगा रहा है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपेल हो, यहाँ पे तो बेटा रिपेलिंग फोर्स है। जो Q1 Q पे जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई तीसरा चार्ज Q3 आ गया तो बेटा ये भी क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। F3 वेक्टर फोर्स है बेटा यहाँ पे, है ना। तो मैं फिर बोलूंगा कि Q3 के आ जाने से Q1 Q पे जो फोर्स लगा रहा उस फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ये बोल सकते हो। या फिर आप ये बोल सकते हो कि इस Q पर लगने वाला जो नेट फोर्स है, इस Q पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वेक्टरली, बेटा वो क्या होगा? हर चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स का वेक्टरली समेशन होगा, वेक्टरली समेशन।
एफ वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस, अगर ऐसा और चार्ज आ जाता सो ऑन, आगे कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा। आई थिंक मेरे बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, सवाल करते हैं, सवाल से और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका एक सपोज एक ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों, यहां पर एक चार्ज Q है, यहां पे भी Q है, यहां पे भी Q है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर साइड क्या है इसकी सेम है, ए दे दिया बेटा। ये पॉइंट मान लीजिए आपका एक X पॉइंट है, तो आपसे पूछा गया है फाइंड दी नेट फोर्स एट पॉइंट सी। पॉइंट सी नहीं बेटा, पॉइंट X पर लगने वाला नेट फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? तो मेरे बच्चों को पता है कि देखिए इसके कॉर्नर पे Q चार्ज है, इस कॉर्नर पे Q चार्ज है, इस कॉर्नर पे Q चार्ज है, इस Q पर मुझे नेट फोर्स निकालना है। तो ये Q क्या करेगा, इस Q को रिपेल करेगा बेटा। ये मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया F1 फोर्स, और वो कितना हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन सेपरेशन A का स्क्वायर। K Q स्क्वायर बेटा, सेपरेशन A है, A का स्क्वायर। उसी तरह से ये Q वाला चार्ज भी इसको ऐसा रिपेल करेगा इस साइड, इसको मैंने बोल दिया F2 K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। बेटा F1 और F2 क्या है, सेम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 60 डिग्री होगा, तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। इन दोनों फोर्स, और आपको पता है ये नेट फोर्स निकालना है, तो दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, यही तो आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो यहाँ कहीं आएगा, और उस रिजल्टेंट को भी मैं नेट फोर्स एट पॉइंट X बोल रहा हूँ। तो बेटा नेट फोर्स को आप कैसे निकालेंगे, तो बेटा वेक्टरली निकालेगा। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बेटा, दो वेक्टर का समेशन का मैग्नीट्यूड होगा F1 का स्क्वायर। बेटा ये F1 और F2 सेम है, तो बेटा इसको F लिख दूं मैं, तो F स्क्वायर प्लस 2FF इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम 60 cos 60 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे बच्चे ये आ जाएगा आपका √3F स्क्वायर, दैट इज योर √3 इंटू F। और मेरे बच्चे इसका आंसर आ जाएगा √3 इंटू F की वैल्यू कितनी आई है, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। बेटा आपको आंसर हमेशा जो गिवन पैरामीटर्स है उनके टर्म में ही छोड़ना पड़ेगा। जो गिवन पैरामीटर्स है ना बच्चों, उसके टर्म में आपको ये आंसर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, इस सवाल को अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, मॉडिफाई करने का मतलब बच्चों यहाँ पर एक कॉर्नर पे चार्ज जो है वो प्लस Q की जगह में माइनस Q कर दूं। सपोज ये देखिए बेटा, ये दूसरा सवाल है कि ऐसे ऐसे ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये Q की जगह माइनस Q है, ये प्लस Q है, और ये भी प्लस Q है। इस बार ये X पॉइंट है, सॉरी बेटा X पॉइंट तो यही ले लेता हूं मैं। X पॉइंट पे नेट फोर्स निकालना है, साइड जो है A है। ठीक है बेटा, ये हटा दो यार, इस साइड का हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, चलो बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी बात। अगर नहीं आती है तो बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा ये क्या कर रहा है, ये Q इस Q को रिपेल कर रहा है, ऐसे F फोर्स से रिपेल कर रहा है, वो हो जाएगा F1 इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। बट ये माइनस Q है, इस Q को रिपेल नहीं करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि माइनस है और ये क्या है प्लस, तो अट्रैक्ट करेगा इस फोर्स से। इसको मैं A यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं F2 लिख दूँ, ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अभी भी बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर इसको आगे की तरफ बढ़ाते हो, ये एंगल कितना है 60। ठीक है बच्चों, टोटल एंगल कितना है 180, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा बेटा, यहां कहीं आएगा, जिसको मैं बोल रहा हूं F नेट। तो मेरे बच्चे F नेट जो आएगा
वो आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। बेटा मैग्नीट्यूड सेम है तो F1 F2 को मैं F लिख रहा हूँ, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F² कॉस ऑफ 120। मेरे बच्चों कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस के 1/2। तो बेटा ये 2 कैंसिल, यहाँ पे बड़ा प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि कॉस 120 की वैल्यू माइनस 1/2 होती है। तो ये F² से F² गया, तो आपका आंसर आया ओनली F, और F की वैल्यू है KQ² आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूं तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है। मान लीजिए ये आपका कोई एक स्क्वायर है मेरे बच्चे, क्या है ये स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ Q Q Q Q एंड सेपरेशन इज L L L। बड़ा स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल ही होंगी। इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, अगर मैं एक्स पॉइंट बोल दूं, नेट फोर्स आपको एक्स पॉइंट पे निकालना है, वही क्वेश्चन। तो ये क्यू इस क्यू को क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा। सपोज F4 से रिपेल कर दिया, ये क्यू भी इस क्यू को रिपेल करेगा F4 से। सर आपने F क्यू लिखा, बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा KQ²/L², इसलिए मैंने F लिख दिया। अभी सर खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और चीज है, क्या ये क्यू भी क्या करेगा, इस क्यू को रिपेल करेगा। बेटा इसको मैं F नहीं बोल रहा, F' बोल रहा हूं यार। सर F' क्यों बोला, बेटा बताता हूं। मैग्नीट्यूड आ जाएगा KQ² सेपरेशन का स्क्वायर, ये L है ये L है, तो पाइथागोरस थ्योरम से L² + L² कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, अंडर रूट के अंदर 2L² √2L हो जाएगा। तो ये वाली साइड आपकी कितनी हो जाएगी, √2 × L। तो √2L का स्क्वायर 2L² हो जाएगा बेटा, 2L², ठीक है। तो अगर इसको आप जूम करोगे तो बेटा कुछ इस तरह से, ये F और ये आपका F' कितना है आपके पास, और F' है ना बेटा। एक काम करो, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर ही आएगा। इसको मैं F रिजल्टेंट बोल दो बच्चों, और F रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 90 cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो वो टर्म मैं हटा दूं, और जैसे वो टर्म हटाऊंगा तो अंडर रूट के अंदर F² + F², सॉरी, अंडर रूट के अंदर 2F² और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो √2F आएगा मेरे बच्चे। तो यह जाएगा √2 × F। तो मेरे बच्चे F नेट जो आया तेरे पास वो आएगा F रिजल्टेंट प्लस F'। मेरे बच्चों को पता है F रिजल्टेंट कितना है, √2F, और F' मेरे बच्चे कितना है, KQ²/L² था। अगर आप F लिखना चाहो तो F आ जाएगा KQ²/L²। तो बेटा F' जो होगा वो होगा आपका F/2 हो जाएगा। सो F/2। तो यहाँ से अगर मैं F कॉमन लूँ तो F कॉमन लेते ही आ जाएगा √2 + 1/2, और मेरे बच्चों इसको और अच्छे से लिखूँ तो ये हो जाएगा √2 + 1/2 × F का मतलब है KQ²/L²। बेटा F के टर्म में आंसर मत छोड़ देना, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आंसर जो होगा हमेशा किसके टर्म में होगा, गिवन पैरामीटर्स के टर्म में होगा। हाँ तो बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ गिवन सिस्टम सो दैट सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। आपको यहाँ पे इसके इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर पे एक चार्ज की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसकी वजह से पूरा सिस्टम किस पे रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट पे रहना चाहिए, जहां पहले था वहीं पे रहना चाहिए, ठीक है। तो देखें सर, सेंटर पे अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज ले जाके पटक दूं तो ये क्या इस क्यू को रिपेल करेगा, ऐसे है ना, ये क्यू इसको रिपेल करेगा, ये क्यू भी इसको रिपेल करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऊपर की तरफ, और ये क्यू इसको क्यू को क्या कर रहा है, इधर की तरफ क्या कर रहा है मेरे बच्चे, रिपेल कर रहा है। ये कब की बात है, जब अगर मैंने सेंटर पे कौन सा चार्ज ले जाके पटक दिया बेटा, सेंटर पे मैंने +Q चार्ज को ले जाके पटक दिया। अब उस +Q चार्ज की वैल्यू क्या है क्या नहीं है वो चेक, देखो मैं आपको फिर बोल देता हूँ।
अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ले, सपोज मैं माइनस क्यू ले जाके पटक रहा हूँ अभी, है ना, मैंने कोई माइनस क्यू चार्ज ले जाके पटक दिया सेंटर पे, ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को क्या कर रहा है मेरे बच्चे, अट्रैक्ट कर रहा है। ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये प्लस क्यू माइनस क्यू इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट का आएगा बेटा, नीचे की तरफ आएगा। तो ये आपका कौन सा, एफ रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। और ये कौन सा फोर्स है, जो कौन सा वाला है, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। बेटा यहाँ से सेंट्रोइड के बीच का सेपरेशन a बाई √3 होता है, तो ये a बाई √3 हो गया बेटा। सो दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स होगा, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम किस पे, इक्विलिब्रियम पे है मेरे बच्चे। सिस्टम किस पे, इक्विलिब्रियम पे है। जैसे कि देखिए, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a बाई √3 चला गया ऊपर, दिस इज इक्वल टू दिस एफ रिजल्टेंट। तो एफ रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बेटा, देखिएगा मैं समझाता हूं। ये एफ जो आया, ये आ जाएगा आपका के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a बाई √3। ये वाला भी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a बाई √3। ठीक है, a बाई √3, ये दोनों सेम है। तो और ये वाला एंगल हो गया आपका 60 डिग्री बच्चों। ठीक है, ये वाला एंगल अगर आपका 60 डिग्री हो गया, तो एफ रिजल्टेंट जो होएगा आपका वो हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 से ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका √3 इंटू एफ हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, √3 इंटू एफ हो जाएगा। सो ये भी √3 इंटू एफ, और एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन a बाय √3। सो ये √3 तो बेटा ओनली 3 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, √3 बेटा कहीं गड़बड़ हो रही है क्या, मैं चेक करना पड़ा, गड़बड़ हो रही है कहीं। बेटा एक्चुअली क्या है कि ना, ये सवाल से पहले जो मैंने अभी आपको सॉल्व कराया था, जो सॉल्यूशन लिखाया था, उसमें से मतलब मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, मुझे माफ़ करना बेटा। मैंने सवाल को थोड़ा गलत अप्रोच कर लिया, मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो मैंने कुछ गलत अप्रोच कर लिया, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। वो ये सवाल कैसे करना है मैं बताता हूँ। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, तो मतलब पहले जो चार्ज जहाँ थे वहीं पे होने चाहिए, मतलब पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहना चाहिए, सीधी सी बात ये। तो मैंने एक काम किया, सेंटर पे जो है वो चार्ज आपको कितना होगा वो फाइंड आउट करना है ना। मैंने एक काम किया, -q चार्ज ले जाके पटक दिया। सर क्यों, +q क्यों नहीं पटका, अभी समझाता हूँ बेटा, अभी समझाता हूँ। ये q इस q को ऐसे रिपेल कर रहा होगा बेटा F फोर्स से, उसी तरह से ये q भी इस q को रिपेल कर रहा होगा मेरे बच्चे F फोर्स से। सर F क्यों बोला, वो तो समझ में आ गया ना, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। बट ये वाला जो चार्ज है -q, ये क्या कर रहा होगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा बेटा। ये अगर मैंने इक्विलिब्रियम में, मतलब ये चार्ज पहले यहीं था ना, तो अब बाद में भी यहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जानबूझ के मैंने यहाँ -q कर दिया, क्योंकि अगर यहाँ +q करता तो ये चार्ज भी इसको रिपेल कर देता, तो बेटा जो पहले जो यहाँ था वो यहाँ नहीं रहता, कोई और आगे खिसक जाता, तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहता ही नहीं। तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए मैंने जानबूझ के -q रखा। समझ में आया क्या बोला मैंने, समझ में आया? तो बेटा -q रखा मैंने यहाँ पे, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा मेरे बच्चे यहाँ पे, ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आ गया इधर। और ये रिजल्टेंट फोर्स बेटा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 है, तो ये भी 60 है, और इसकी साइड आपको a दे रखी थी, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 60 अभी अपन ने थोड़ी देर पहले सीखा था। आई थिंक बेटा ये हो जाएगा आपका √3f, है ना, √3 इंटू के कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन सेपरेशन है a का स्क्वायर।
लेकिन ये वाला जो फोर्स है, ये इसको मैं एफ डैश बोलूं तो बच्चों ये एफ डैश जो आएगा ये आएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। बेटा मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं इसलिए माइनस नहीं लिख रहा क्योंकि डायरेक्शन आ गया है ना बच्चे। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन सेपरेशन, तो बेटा ये सेंट्रोइड से यहाँ इसका सेपरेशन कितना होता है ए बाई रूट थ्री, तो ये ए बाई रूट थ्री बेटा ऊपर चल जाएगा। ये वाला फोर्स एफ डैश और एफ रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो बेटा आपका सिस्टम किस पे रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। एफ डैश इज इक्वल टू एफ रिजल्टेंट, सो एफ डैश हो गया आपका रूट थ्री के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा आपका ये पक्का रूट थ्री आएगा ना बेटा, एक बार चेक कर ले। हाँ, रूट थ्री के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा मैं। एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 60 बटा ये तो कैंसिल हो गया, रूट थ्री एफ आना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा ये रूट थ्री के एक क्यू कैंसिल हो गया, और अच्छा ए बाई रूट थ्री का स्क्वायर है ना तो ए स्क्वायर, और यहाँ रूट थ्री का स्क्वायर तो बेटा यहाँ पे थ्री आएगा, सॉरी गलती हो गई, वही सॉरी यार, जरा सी गलती हो जाए ना बड़ा पूरा सवाल पूरा ऐसी की तैसी कर देता है। खैर गलती मुझसे हुई है, माफ़ी चाहता हूँ बच्चों। यहाँ पे सेपरेशन का स्क्वायर होगा तो सेपरेशन ए बाई रूट थ्री होते हैं, तो ए बाई रूट थ्री का स्क्वायर ए स्क्वायर बाई थ्री, तो थ्री का चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका थ्री के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट थ्री के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, एक क्यू से एक क्यू, के से के, तो बेटा ये आ गया थ्री स्मॉल क्यू इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू कैपिटल क्यू। तो स्मॉल क्यू की तो वैल्यू चाहिए आपको, बेटा ये हो जाएगा क्यू बाई रूट थ्री, बेटा लेकिन साइन में क्या है आपका नेगेटिव, तो आपका ये स्मॉल क्यू की वैल्यू आनी चाहिए माइनस का कैपिटल क्यू बाई रूट थ्री। बड़ा सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे वो गलती हो गई, इसके चक्कर में आपका काफ़ी टाइम वेस्ट किया होगा। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे आपकी जो इसकी स्पीड है उसको आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बढ़ा दो, 1.5x में कर दो या 2x में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों अपना पिच बॉल प्रॉब्लम। नेक्स्ट अपना है पिच बॉल प्रॉब्लम। पिच बॉल प्रॉब्लम क्या है सर ये पिच बॉल प्रॉब्लम, समझाता हूं। मान लीजिए बच्चों ये आपकी एक सीलिंग है, ठीक है, और एक स्ट्रिंग ये रही और एक स्ट्रिंग ये रही, यहां पर एक बॉल है बच्चों, यहां पर आपकी एक बॉल है, इस स्ट्रिंग की लेंथ है L, इस स्ट्रिंग की लेंथ है L। बेटा ये वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। इस बॉल का मास m है, इस दोनों बॉल का मास कितना बच्चों, m है, ठीक है। और ये दोनों बॉल जो है आइडेंटिकल होनी चाहिए। ये जो बॉल है मेरे बच्चे वो कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल बॉल है, इसका मतलब दोनों का मास क्या है, सेम है, ठीक है। मास दे रखा है तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा, नीचे लग जाएगा mg, ठीक है बच्चों, mg लग गया। और इसके अलावा ये भी दे रखा है कि दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो है r, मास भी m दे रखा है और चार्ज q दे रखा है बेटा। mg नीचे लग गया तो बेटा रस्सी तन जाएगी, रस्सी तन गई तो उसके अंदर टेंशन आ जाएगा, तो इस पे आ जाएगा टेंशन T। बेटा अगर ये आपका एंगल थीटा, अगर मैंने इसको ऐसे थोड़ी सी लाइन ऊपर बना दी तो ये थीटा, तो अल्टरनेट से बेटा ये वाला एंगल भी थीटा। टी का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, और मेरे बच्चे ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका टी साइन थीटा। सेम चीज बेटा यहाँ पे भी होने वाली है, ठीक है। आप जो लिख सकते हो, नीचे क्या लग जाएगा मेरे बच्चे, mg लग जाएगा, इधर आ जाएगा टेंशन, और बेटा ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका टी कॉस थीटा, और बेटा ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका टी का साइन थीटा,
ठीक है बेटा, ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, तो बेटा ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एफ ई, दैट इज कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन सेपरेशन आर है तो आर का स्क्वायर। तो उसी तरह से बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अगर इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई लग रहा है तो मेरे बच्चे इधर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई लग रहा होगा। क्लियर कट? अगर ये चीज समझ में आ गया, और ये बोला, अब ये बता दें कि बेटा ये सिस्टम अब किस पे आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया। इक्विलिब्रियम पे आ गया तो हम बोल सकते हैं ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। तो मेरे बच्चे यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, ऊपर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और इधर लिख दूंगा मेरे बच्चे टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई लिख दो बेटा। ये गिवन पैरामीटर मुझे पता है कि लिखना गिवन पैरामीटर्स में चाहिए, लेकिन मैं एफ ई लिख रहा हूँ, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा आपका एफ ई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एक काम कर सकते हैं बेटा हम लोग, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन अगर हम 1 करेंगे, बेटा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मेरे बच्चों को पता है कितना होता है, टेन थीटा, और ये हो जाएगा आपका एफ ई अपॉन एम जी। ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, एफ ई अपॉन ये आपका एम जी हो जाएगा। आई थिंक आपको यहां तक बात तो क्लियरली अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। कई कई बुक्स में बेटा इसको एक तरह से आर अगर गिवन नहीं है तो आर को आप यहां पे क्या लिख सकते हो, ये एल है, ये एल का कोस थीटा, एल कोस थीटा, ये एल साइन थीटा हो जाएगा, उसी तरह से ये भी एल साइन थीटा हो जाएगा। आर को आप लिख सकते हो एल साइन थीटा, आर को आप क्या लिख सकते हो बेटा, एल साइन थीटा, नहीं सॉरी, ये एल साइन थीटा, ये एल साइन थीटा, तो सॉरी आर को लिख सकते हो 2l साइन थीटा। अगर नहीं दे रखा है तो आर को मैं लिख सकता हूं 2l साइन थीटा। यहां पे बेटा थीटा बहुत ज्यादा छोटा है, थीटा बहुत ज्यादा छोटा है, वेरी स्मॉल है। अगर बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को मैं लगभग क्या लिख सकता हूं, थीटा लिख सकता हूं। तो आपका आर कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 2l। तब जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप लिख सकते हो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मीन्स 4l स्क्वायर। बेटा ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा बच्चों यार, है ना? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सर मुझे इस रस्सी में टेंशन निकालना है कि टेंशन कितना हुआ, तो बेटा ये टेंशन भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, करके बताता हूं, है ना। एक काम करो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके इनको जोड़ दो। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो मेरे बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर आप कॉमन लोगे, टी स्क्वायर कॉमन लोगे, बाकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी का होल स्क्वायर प्लस एफ ई का स्क्वायर। तो मेरे बच्चे टी आ जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर एम जी का स्क्वायर प्लस एफ ई का स्क्वायर। आई थिंक आपको बात तो क्लियरली समझ में आ गई होगी बच्चों। बेटा इसके अंदर भी मैं केस नंबर 1 लेता हूं, है ना। इसके अंदर भी अगर मैं केस नंबर 1 लूं, सर केस नंबर 1 क्या, बड़ा देखते जाइए पता लग जाएगा केस नंबर 1 क्या लेना चाहता हूं। इसके अंदर केस नंबर 1 में ये लेना चाहता हूं कि ये पूरे सिस्टम में ग्रेविटी फ्री कर दो। ग्रेविटी फ्री मीन्स किसी भी प्रकार की कोई ग्रेविटी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई ग्रेविटी नहीं है। तो बेटा केस नंबर 1 में मैंने बोल दिया ये पूरा सिस्टम किसके अंदर पड़ा है, नो ग्रेविटी में, मतलब कोई ग्रेविटी नहीं है। अगर कोई ग्रेविटी नहीं है तो बेटा mg फोर्स तो लगने से रहा, mg फोर्स तो लगना नहीं है। और मेरे बच्चा अगर mg फोर्स नहीं लगेगा तो रस्सी में तनाव नहीं आएगा, रस्सी में तनाव नहीं आएगा मतलब टेंशन नहीं आएगी, और रस्सी में अंदर टेंशन नहीं आएगी तो ना तो ऊपर ये तो है ही नहीं, ये भी है ही नहीं, तो ऊपर वाला फोर्स भी नहीं लगने वाला है। ओनली फिर एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एफ ई इधर लग रहा है, एफ ई इधर लग रहा है।
और एफ ई फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम, बेटा ये एफ इधर लग रहा है, एफ ई उधर लग रहा है, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, कर देंगे, करेंगे करेंगे करेंगे, करते 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 ऐसे हो जाएंगे, एकदम ऐसे करते 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 ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है बेटा। और अगर ऐसे हो जाएंगे तो देखिएगा बेटा कुछ इस तरह से, ये है आपका पहली बॉल और ये है आपकी दूसरी बॉल, इस तरह से हो जाएंगे बेटा। ये अगर L है, ये अगर L है, तो बेटा ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी 2L। इधर की तरफ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा और उसी तरह से इधर की तरफ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल कर रहे हैं तो रस्सी में फिर से क्या आ जाएगा? तनाव आ जाएगा। रस्सी में तनाव आ जाएगा तो इधर की तरफ तो आ जाएगा आपका टेंशन और ये इधर की तरफ आ जाएगा टेंशन, क्योंकि रस्सी का काम क्या होता है? खींचना। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू टेंशन, हाँ कि ना? और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेरे बच्चे क्या लिख सकता हूं मैं? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L का स्क्वायर, दैट इज योर 4L स्क्वायर। यही आपका टेंशन होगा और यही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ये था आपका केस नंबर 1। आई थिंक मेरे बच्चों आपको ये केस नंबर 1 भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ, केस नंबर 2 की तरफ। बड़ा केस नंबर 2 जो है ना, वो मैं इसी के अंदर कंप्लीट कर रहा हूं। केस नंबर 2 में आपको ये बोला गया है, इस पूरे सिस्टम को बेटा आपने किसमें डाल दिया? इस पूरे सिस्टम को आपने उसमें डाल दिया, किसी मीडियम के अंदर डाल दिया। मान लीजिए सपोज वो मीडियम लिक्विड है, सपोज वो मीडियम लिक्विड है। बेटा अगर वो मीडियम लिक्विड है तो ऐसा ऐसा, ये मान लीजिए ये आपका मीडियम लिक्विड है, ये मीडियम लिक्विड है। इस पूरे सिस्टम को आपने लिक्विड के अंदर डाल दिया, तो मेरे बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। पूरे सिस्टम को लिक्विड के अंदर डाल दिया तो बेटा जो ये एक बात और मैं आपको लिखना भूल गया। इसके अंदर लिक्विड की डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो आपको सिग्मा दे रखी है और डेंसिटी ऑफ बॉल जो है वो आपको रो दे रखा है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोल दो, वो है आपका एप्सिलॉन आर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका? ऑफ वाटर का या फिर मीडियम का है ना। बड़ा मैं यहाँ मीडियम यूज कर रहा हूँ, लेकिन एक तरह का मीडियम यहाँ पे हमने क्या लिया है? वाटर लिया। तो जैसे ये है तो बेटा यहाँ पे ना बहुत सारे अब चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना बेटा? बहुत सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं इसको रब कर देता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो बेटा इधर देखिए mg लगेगा। मास आपको नहीं दे रखा है बेटा। मास को मैं क्या लिख सकता हूँ? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और इसके अलावा एक चीज और दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ बॉल। वॉल्यूम ऑफ बॉल जो आपको दे रखा है वो v दे रखा है मेरे बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल v दे रखा है, तो मास को लिख दूंगा डेंसिटी ऑफ बॉल रो, वॉल्यूम ऑफ बॉल v इंटू जी। रो v जी से ये नीचे आ रहा है बेटा। टेंशन चेंज हो जाएगा तो टी डैश हो जाएगा, या टी डैश कॉस थीटा या टी डैश साइन थीटा। बेटा ये दूसरा आपका मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई डैश हो जाता है बच्चों। एफ ई डैश जो होता है वो होता है आपका एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर होता है। यहाँ पे भी एफ ई डैश हो जाएगा। तो अगर मैं इसके अलावा अगर ये लिक्विड है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स और लग जाएगा मेरे बच्चे, साथ के साथ ऊपर की तरफ एक फोर्स और लग जाएगा, दैट इज योर बायोन्सी फोर्स, है ना? लिक्विड के अंदर तो बायोन्सी फोर्स लगता ही है बच्चों। तो बायोन्सी फोर्स जो लगेगा वो ऊपर की तरफ क्या होता है? डिस्प्लेस लिक्विड का वेट, यही होता है फॉर्मूला, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। हाँ, तो डिस्प्लेस लिक्विड के वेट को आप कैसे लिख सकते हैं बेटा? ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाई हुई है। डिस्प्लेस लिक्विड का वेट कैसे लिखते हैं ये फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है बच्चों, ठीक है? तो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट जो लिखते हैं
डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है? सिग्मा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड मतलब बॉल, V एंड G। ये हो गया बेटा। अब करो, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो T डैश का cos थीटा इज इक्वल टू रो V G, T डैश का साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, नहीं बच्चों, एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर। इन दोनों को जैसे आप डिवाइड करोगे, सो मेरे बच्चे यहाँ पे एक चीज और कि जो थीटा है ना वो भी चेंज होएगा, सो ये थीटा डैश हो जाएगा यार, है ना। फोर्स चेंज होगा तो बेटा एंगल भी तो चेंज होना है ना यार। फोर्स चेंज होता है, एंगल भी तो चेंज होना है। और अगर एंगल चेंज होगा तो बेटा यार थीटा की जगह मैंने थीटा डैश लिखा, क्योंकि थीटा हमने कब यूज किया है? एयर के अंदर, वैक्यूम के अंदर। सॉरी वैक्यूम नहीं बेटा, एयर के अंदर। सो ये हो जाएगा मेरे बच्चे tan थीटा डैश इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू रो वी जी। ये हो गया बच्चों रो वी जी। आई थिंक आपको यहां तक बात समझ में आ गई होंगी बेटा, है ना। इसके अलावा यहां पे हमने गलती कर दी बेटा, क्योंकि टी डैश कॉस थीटा के साथ, थीटा डैश के साथ एक फोर्स और है, दैट इज बायोंसी फोर्स सिग्मा वी जी। एक काम करते हैं, इसको पूरा सोल्व कर दो बेटा मैं, है ना। सो टी डैश कॉस थीटा डैश इज इक्वल टू रो वी जी। ये इधर जाएगा तो वी जी तो आ गया आपका कॉमन, ये आ जाएगा रो माइनस सिग्मा। और टी डैश साइन थीटा डैश तो वही रहने वाला है मेरे बच्चों, क्या? एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर। अब डिवाइड करेंगे तो एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर, रो वी जी नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा वी जी ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा, रो माइनस सिग्मा, है ना बच्चों। आई थिंक यार समझ में आ गया होगा। मैंने एक काम किया मेरे बच्चों, मैंने एक काम किया, क्या? रो को कॉमन ले लिया। जैसे रो को कॉमन लिया, एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर वी जी रो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। जैसे ये हुआ बेटा, एफ ई अपॉन वी रो जी जो था, ये हमने कहाँ लिखा था? टेन थीटा में लिखा था, याद करो यार। समझ में आ रहा है कि यार बेटा? टेन थीटा में अपन ने एफ ई अपॉन वी रो जी थोड़ी देर पहले लिखा था, पन्ने पलटना है ना। सो टेन थीटा डैश को मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। बेटा ये आ गया, खत्म खत्म खत्म, इट्स ओके। एक बात, छोटी सी बात ये कि जेई में एक जो प्यारा सा सवाल पूछा गया था बेटा, एक प्यारा सा सवाल जेई के अंदर ये पूछा गया था कि ये पूरा सिस्टम था जो कि एयर में पड़ा हुआ था, उसको मैंने लिक्विड में डाल दिया। लिक्विड में डालने के बाद पूरा सिस्टम में ना तो एंगल में चेंज हुआ, किसी भी चीज में चेंज नहीं हुआ, सब मतलब है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो एयर में था वही इक्विलिब्रियम पोजीशन किसके अंदर है? लिक्विड के अंदर था। जब लिक्विड के अंदर आपने पूरे सिस्टम को डाल दिया तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन एयर में था वही इक्विलिब्रियम पोजीशन किस में है? लिक्विड के अंदर है। तो आपसे पूछा गया उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर क्या होगा। तो बेटा अगर सब कुछ सेम है तो बेटा टेन थीटा डैश भी आपका क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। अरे यार ये बात समझ में आई कि नहीं आई? टेन थीटा डैश किसके इक्वल हो जाएगा? टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा, और टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट हो जाएगा तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर, तो रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। बड़ा ये आपका जेई का एक सवाल है बच्चों, जेई में पूछा गया है ये सवाल। कर सकते हैं यार? आई थिंक आप कर सकते हो।
तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ तक आपको किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हुई होंगी। बेटा एक कॉन्सेप्ट है एसएचएम। एसएचएम कॉन्सेप्ट के ऊपर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक क्वेश्चन है जो काफी फेमस क्वेश्चन है बेटा, जो कि जेईई मेंस में भी पूछा जा चुका है और एडवांस में भी इसके ऊपर सवाल पूछे जा चुके हैं। एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। अगर आप बुक उठा के देखेंगे, अच्छी बुक उठा के देखेंगे, मॉड्यूल्स उठा के देखेंगे, तो आपको हर मॉड्यूल में और हर बुक में ये सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आइए वो सवाल क्या है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अच्छा प्यारा सा सवाल है। उसके पहले आपको एसएचएम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एसएचएम के कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा। बेटा 12 बज गए, ठीक है। ये लास्ट सवाल करते हैं इस लेक्चर का, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी कुछ सवाल हैं वो देखेंगे। फिर नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये कुछ इस तरह का है। यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि फिक्स्ड है और इसके कोऑर्डिनेट है 0, -a। यहां पर भी एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि वो भी क्या है बेटा, फिक्स्ड है, मतलब इधर उधर हिल नहीं सकते। सॉरी बेटा, 0, नहीं बेटा, उल्टा लिख दिया मैंने कोऑर्डिनेट, -a, 0 और ये हो जाएगा बेटा बच्चे a, 0 एंड दिस इज योर y एक्सिस। थोड़ा बड़ा सवाल है, अच्छे से समझिएगा। यहां पर सेंटर ओरिजिन बोल दो, यहां पर एक चार्ज है स्मॉल q और उसका मास है m, ठीक है। यहां पे सवाल में बोला गया है स्मॉल q को जो है वो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड कर देते हो बेटा, आप स्लाइटली डिस्प्लेस्ड कर देते हो और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, स्लाइटली इसका डिस्प्लेसमेंट किया है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट किया है। सवाल में यह भी बोला गया है जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट किया तो इट विल परफॉर्म एसएचएम, ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो आपको ये पता करना है टाइम पीरियड क्या होगा बेटा। ये तो देखो यार, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल पूरा किस में घुस गया है, घुस गया बेटा किसके अंदर, एसएचएम वाले कॉन्सेप्ट में घुस गया। तो आइए सवाल को देखते हैं। है बेटा, स्मॉल क्यू है, उसको स्लाइटली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया है। तो ये एसएचएम परफॉर्म करता है। तो एसएचएम परफॉर्म याद करो, एसएचएम का कॉन्सेप्ट मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। मेन पोजीशन आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ करता था। तो पहले चेक करो बेटा, पहले चेक करो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। मान लीजिए आपने इसको x डिस्टेंस दूर डिस्प्लेस्ड कर दिया बेटा। यार मुझे पता है कि ग्रीन मार्कर से थोड़ा कम दिखता है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ब्लू मार्कर यूज करूंगा। यहां पर डिस्प्लेस कर दिया। अब आपका स्मॉल क्यू आ गया यहां पे, ये प्लस क्यू इस स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा बेटा। इसको मैंने बोल दिया F1, कितने फोर्स से, F1 फोर्स से। ये प्लस क्यू इस स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा बेटा, ये है F2 फोर्स से। बेटा मैंने ये देखो, ये एरो छोटी लगाई है, एरो बड़ी लगाई है, F2 फोर्स बड़ा है, F1 फोर्स छोटा है। क्यों सर? क्योंकि ये फोर्स Q अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, और सेपरेशन तो छोटा है, तो सेपरेशन छोटा है तो फोर्स बड़ा है, और ये सेपरेशन बड़ा है तो ये फोर्स छोटा है F1 वाला। तो नेट फोर्स F2। तो बेटा आपका जो नेट फोर्स आ रहा है वो इधर की तरफ आ रहा है, और नेट फोर्स इधर की तरफ आ रहा है, मतलब जहां से आपने डिस्प्लेस किया वापस वही जो पार्टिकल है, ये जो फिर चार्ज पार्टिकल है, वो वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। एसएचएम में अपन ने यही पढ़ा था ना, रीस्टोरिंग फोर्स।
मीन पोजीशन से आप इधर लेके जाते हो, रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगता था। तो बेटा ये नेट फोर्स इधर, तो इसी को तो मैं रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहा हूँ, और ये रिस्टोरिंग फोर्स है, तो इसका मतलब ये जरूर कौन सा पोजीशन, कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया मेरे बच्चे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, और रीस्टोरिंग फोर्स क्या एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैसे तो दिख रहा है कि है, तो मतलब ये SHM है। इसको थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा F2 माइनस F1 की तरफ। F2 को मैं लिख रहा हूं मेरे बच्चे क्या, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। तो बेटा यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन A था, तो ये वाला सेपरेशन कितना हो जाएगा, A माइनस एक्स। ठीक है, सो A माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन यहां से यहां तक का सेपरेशन हो जाएगा A प्लस एक्स, ये वाला। तो ये हो जाएगा A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। K कैपिटल Q स्मॉल q कॉमन आ गया बेटा, एलसीएम लोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, बड़ा मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ है ना, बड़ा यहाँ माइनस आएगा है ना बच्चों, यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ माइनस है ना बेटा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। बेटा ये माइनस माइनस प्लस 2ax, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो नेट फोर्स जो आपका आया, मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा, नेट फोर्स जो आया KQQ इंटू 4ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर, KQQ 4ax ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहां पे बोला गया है कि इसको स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया बेटा, स्लाइटली, और स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया है, इसका मतलब यानी कि x बहुत ज्यादा छोटा, और x बहुत ज्यादा छोटा है तो मैं इसको नेगलेक्ट कर दूं, और मेरे बच्चे अगर मैं इसको नेगलेक्ट कर दूंगा तो नेट फोर्स जो मेरे पास आया वो आया KQQ 4ax, तो यहाँ पे हो जाएगा ये a की पावर 4, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4KQQ अपॉन a3, ये आ गया बेटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेट फोर्स जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये क्या कर रहा है मेरे बच्चे, SHM परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये SHM परफॉर्म कर रहा है। लेकिन मुझे क्या निकालना है, टाइम पीरियड। मुझे क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो बेटा मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बताना चाहता हूं, मैं आपको यहाँ पे एक ब्रह्मास्त्र बताना चाहता हूं। ब्रह्मास्त्र क्या बताना चाहता हूं, पहले तो अपन नॉर्मल देख लेते हैं, फिर ब्रह्मास्त्र। मैं यहाँ पे ब्रह्मास्त्र यूज करने वाला हूं। ब्रह्मास्त्र क्या यूज करने वाला हूं बाद में, अभी तो पहले एक्चुअल जो इसका स्टेप्स है उसको फॉलो करके अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4KQQ अपॉन a³ इंटू एक्स। तो यही तो आपका एक्सेलरेशन है। सो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4KQQ अपॉन ma³ इंटू एक्स। बेटा SHM के अंदर एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो बेटा कंपेयर करूंगा, सो ओमेगा आपके पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 4KQQ अपॉन ma³, और बेटा मुझे टाइम पीरियड लिखना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल T, सो T इज इक्वल टू 2 पाई बाई
ओमेगा, ओमेगा में ये हो जाएगा ma³ अपॉन 4k³ ये आपका टाइम पीरियड। बचा दिया यार अपन ने। बेटा एक बात सुन ले यार, एक बात सुन लो अच्छे से। सर अगर आपने यहां तक भी निकाल लिया ना बेटा, यहां तक भी निकाल लिया, यहां तक भी निकाल लिया बेटा, ये तो बेटा मैं डायरेक्ट लिखवा सकता हूं। डायरेक्ट कैसे लिखाऊंगा देखिएगा बेटा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ऐसा का ऐसा लिख दो, अंडर रूट लगा दो, जो ये आया ना इसका उल्टा कर दो, a³ अपॉन 4k³ और x को हटा दो और ओनली m को लगा दो, वही आया है ना। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहां से भी आप आंसर लिख सकते हो। बेटा मैं इसी सवाल की बात नहीं कर रहा, कोई सा भी सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अगर वो SHM वाला सवाल आ गया बेटा डायरेक्ट कर सकते हो यार, डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। समझ में आया नहीं आया? अगर मान लीजिए बच्चों अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम ना हो करके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता तो बेटा हम पहले बोलते थे कि जो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है वो SHM परफॉर्म नहीं करेगा, SHM परफॉर्म नहीं करेगा तो हम टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते, है ना। तो हाँ अनस्टेबल कब होगा, जब इस स्मॉल क्यू को आप ऊपर लेके जाओ तो ये प्लस क्यू इस क्यू को इधर रिपेल करेगा, ये प्लस क्यू इस क्यू को इधर रिपेल करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट और ऊपर की तरफ आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। मतलब ये आपने इसको अगर ऊपर की तरफ डिस्प्लेस्ड किया थोड़ा स्लाइटली तो ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ मेन पोजीशन की तरफ नहीं आ रहा। अगर कोई पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन की तरफ नहीं आता है तो हम क्या बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर तो बेटा आपने चार्ज पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस किया तो, लेकिन वापस अपने रीस्टोरिंग फोर्स के थ्रू, नेट फोर्स के थ्रू ये अपनी मेन पोजीशन पे आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो SHM परफॉर्म करेगा और SHM परफॉर्म करेगा तो हम उसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। बेटा सेकंड सवाल जो है इसी से रिलेटेड है, बस उसमें क्या कर दिया गया है, इस चार्ज Q को इस -Q कर दिया और इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया और आपसे पूछा गया है कि इसका वो निकालिए बेटा, टाइम पीरियड निकालिए। तो ये बाकी कुछ और सवाल हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो आज की क्लास समाप्त कर दें बच्चों। थैंक यू।